आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट। ये जो हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक वीडियोस आ रही हैं, ये उसका ही पार्ट है। ये उसका सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं और ऊपर ऊपर से बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं एक कंपनी को एनालाइज करते समय। अब हम क्या करेंगे, जब हम एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेंगे तीनों को और तीनों के बारे में बताएंगे। इसके बाद ये 3 वीडियोस नेक्स्ट आएंगी, बैलेंस शीट, P&L या इनकम एक्सपेंडिचर या और कैश फ्लो। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो हमारी रेशियो एनालिसिस पे आएंगी, कैसे हम कंपनी के रिटर्न को एनालाइज करते हैं, कैसे हम कंपनी के प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, क्या क्या हमारी डेट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। ये सारे डेटा आपको, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाता है अनलेस एंड अनटिल यू बाई अ कोर्स फॉर इट। बट ये इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसके लिए 10,000 12,000 रुपये खर्चा करके एक कोर्स सीखें। मैं ये वीडियोस आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पिछली बार हमने बात करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने 3 स्टेटमेंट्स की बात करी थी। पहला था बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन? सारे रेवेन्यूज़ और इनकम को एक साथ रख के उन्हें सेट ऑफ करते हैं एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो लॉस आता है। अगला था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में था जो रियल कैश जिन जिन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है उसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बिजनेस कैसे यूज़ करता है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। होता क्या क्या है, व्हाट इज बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट जो है वन ऑफ द 3 फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। जो 3 फंडामेंटल स्टेटमेंट्स मैंने आपसे बात किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनमें से ये है पहला बैलेंस शीट, दूसरा अभी मैंने बताया था आपको P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा क्या था, कैश फ्लो। तो इसमें से इसका एक पार्ट है बैलेंस शीट, इस स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड, बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट हमें बताता है कंपनीज के एसेट्स और कंपनी के लाइबिलिटीज को। बैलेंस शीट बताता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी कहाँ शो होते हैं, बैलेंस शीट में। अगर आपको देखना हो कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितनी लाइबिलिटी, तो आप किस स्टेटमेंट में जाएंगे, कमेंट करके बताएं। जो बेसिक फॉर्मूला होता है जिसपे बैलेंस शीट टिकी होती है वो होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। जब भी हम बैलेंस शीट को देखेंगे, ये मान लीजिए एक बैलेंस शीट है जो मैं बना रहा हूं, तो सबसे पहले हम ऊपर लाइबिलिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हेड आता है वो आता है शेयर होल्डर्स कैपिटल, या जिसको हम इक्विटी कहते हैं, ठीक है, या शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, या ठीक है। इसमें इसके बाद इसी में एक नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है, टैक्स और ये सारे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद, डेप्रिसिएशन देने के बाद ही ये नेट प्रॉफिट आता है। तो इस नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है हम शेयर होल्डर्स फंड में ले जाते हैं फॉर फर्दर यूजेज ऑफ द फंड इन बिजनेस। इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज आ जाती हैं। लाइबिलिटीज मतलब क्या आ जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज, तीसरा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज ये में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है, ये हो जाता है, यहाँ पे हम इसको सम कर देंगे। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है एसेट्स, एसेट साइड शुरू हो जाता है। एसेट साइड में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो ये होती है बैलेंस शीट की एक, ये होती है बैलेंस शीट की एक फॉर्मेट जो रफ में, आई मीन अगर आप देखेंगे, आप कंपनीज जब भी बैलेंस शीट प्रोड्यूस करती हैं तो उसको आप जब भी आप मान लीजिए किसी, आपको 2 कंपनीज को एनालाइज करना है, तो दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट को आप इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आप दोनों को एक पैरामीटर पर रख के अच्छे से समझ पाएंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना रहा है। तो ऐसे आप उसको एक यूनिफॉर्म मॉडल पे ले आने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, बात करेंगे करंट एसेट्स की। एक एक, तो अब हम बैलेंस शीट के एक एक आइटम को डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स होता है वो एसेट्स जो जो बिजनेस यूज कर सकता है विद इन पीरियड ऑफ
12 मंथ्स और 1 ईयर, विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर वो अपने एसेट्स को यूज़ क्यों करेगा, क्यों यूज़ करेगा, आप कमेंट करें। वो अपने एसेट्स को यूज़ करेगा फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम जनरेट करने के लिए करेगा। किस लिए करेगा, इनकम जनरेट करने के लिए वो अपने एसेट्स को यूज़ करेगा। तो ऐसे एसेट्स जो बिजनेस अगले 12 महीने में यूज़ करेगा या विद इन 1 साल यूज़ करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बेसिकली क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश होता है जो बिजनेस तुरंत यूज़ कर सकता है, और कैश इक्विवेलेंट मान लीजिए बैंक बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस अपने विद इन 12 मंथ्स यूज़ करेगा, उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट बेसिकली कैश आता है और बैंक आता है, जो विद इन 12 मंथ्स यूज़ करें उसे करंट एसेट्स कहते हैं। अब करंट एसेट्स में दूसरा क्या आ जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, नाम से ही पता चला है कुछ हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अकाउंट्स मिल रहा है। अकाउंट्स मतलब क्या, पैसा मिलना है, ये पैसा मिलना है, इसका मतलब ये हमारे जो पैसा है ये हमारे डेटर्स हैं। हमारे डेटर्स क्या होता है, डेटर्स वो होते हैं जिनको, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का माल बेचा एक फर्म को जिसका नाम है एक्स, तो ये एक्स ने कहा कि हम आपको 1 महीने बाद पैसा दे देंगे, तो ये 1 महीने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा डेटर हो गया। ये एक्स हमारा डेटर है क्योंकि हम ओ करते हैं, हम ओन करते हैं पैसा डेटर एक्स से लेना, एक्स हमें ओ करता है कि हम आपको पैसे देंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में क्या होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी इन्वेंट्री को रख के बेचता नहीं है। कोई भी कंपनी इन्वेंट्री को रख के, आई मीन 1 साल से ज़्यादा रखता नहीं, इन्वेंट्री को वो बेचने के लिए ही रखता है, या इन्वेंट्री को फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम में यूज़ करता है। कॉन्टीन्यूअस चर्निंग ऑफ इन्वेंट्री होती है, इसलिए इसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री को भी करंट एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लगातार यूज़ होती रहती विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट एसेट जो 12 महीने के बाद भी बिजनेस के पास पड़ा रहेगा, ठीक है, 12 महीने के बाद भी बिजनेस के पास क्या पड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब जो बिजनेस के पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी रहेंगी, बिजनेस के पास। ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा पड़ी रहेगी, उसकी लाइफ होती है जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल हम जितना पोर्शन यूज़ करते हैं एसेट का, उसको माइनस करते चले जाते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज एक मशीन ली हमने 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन ली और 5 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल उसका 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा, अब ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं टेंजिबल इक्विपमेंट्स। टेंजिबल इक्विपमेंट्स क्यों कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज ऑल कैन बी टच, इसको आप छू सकते हैं, फील, इसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। बट एक दूसरा हिस्सा होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट, एसेट वो हिस्सा होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे आपका हो गया पेटेंट, ठीक है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, तीसरा गुडविल हो गया। ये सारी चीज़ें आप छू नहीं सकते, बट डेफिनेटली दे आर एडिंग वैल्यू टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और ये कंपनी के लिए एसेट होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। और इंटेंजिबल एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे देख फील कर, बट ये इनविजिबली एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, ठीक है। ये हो गया हमारा बात कंपनी के एसेट साइड की, एसेट्स और नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट हम आएंगे लाइबिलिटीज साइड पे। तो लाइबिलिटीज़ में बेसिकली क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ या वो हमारी देनदारी जो हमें 12 महीने में ख़त्म करनी है विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, इसको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेबल आता है। अकाउंट्स पेबल क्या होता है, नाम से पता चला कुछ हमें देना है, ठीक है, तो हम हमारे क्रेडिटर्स हुए, ये हमारे लेनदार हुए। जैसे मान लीजिए मैंने अपना रॉ मटेरियल ख़रीदा, मेरी एक कंपनी है छाता बनाने की, तो ये छाता बनाने की जो कंपनी है, ये मैंने रॉ मटेरियल कपड़ा ख़रीदा और डंडा लोहा ख़रीदा, कपड़ा और आयरन ख़रीदा, मैंने कहा कि ठीक है, जब मेरा माल बिक जाएगा तो मैं आपको विद इन 2 मंथ्स पेमेंट कर दूंगा। तो ये 2 महीने के लिए क्या हो गए, मेरे क्रेडिटर हो गए, मुझे इन्हें 2 महीने के अंदर पैसा देना है, इसलिए हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आ गए। और दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बिजनेस को रन करने के लिए आपको बोरोइंग्स टाइम टू टाइम लेनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज ये छाता बनाने के लिए मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की, तो मैं क्या कहूँगा, मैं बाज़ार में जाऊँगा या बैंक से जाऊँगा। बैंक से यूजली लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, लेकिन सपोज़ अगर वो जो स्ट्रक्चर्ड मार्केट होती है वहाँ से पैसा उठा के चलो मैं अपने रिश्तेदार से ले लेता हूँ,
कि 6 महीने में मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। ये हमारी हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये हम विद 12 महीने से पहले हमें चुका देनी है, इसलिए इसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी के बेसिकली यही दो फॉर्म होते हैं, एक अकाउंट्स पेबल शॉर्ट टर्म, और ऐसी अगर कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई भी देनदारी है जो आपको 12 महीने के अंदर ख़त्म करनी है, तो उसको हम ले आएंगे करंट लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट हम आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में यूजली हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाते हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, ठीक है, बैंक लोन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई जो हमें 12 महीने के बाद भी 12 महीने के बाद चुकाना, उसे हम लॉन्ग टर्म लोन्स, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। ऐसी कोई भी देनदारी जो 12 महीने के बाद हमें 12 महीने के बाद भी हमारे पास पड़ी रहेगी, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि इक्विटी लायबिलिटीज़ का एक हिस्सा ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल से, ठीक है, ये होता है एसेट्स का फॉर्मूला। हमने शुरू में बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मूला ये होता है। तो बैलेंस शीट में जब आप हमने क्या देख लिया, एसेट देख लिया, हमने लायबिलिटी देख ली, क्या बचा हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है कि बिजनेस एक अलग से लीगल एंटिटी है जो अपने ओनर से अलग है, मतलब अपना उसका मालिक एक अलग है और बिजनेस अलग है। अगर मालिक का कल डेथ हो जाती है या मालिक इनकॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो बिजनेस नहीं चला पा रहा है, फिर भी बिजनेस चलता रहेगा। सक्सेसर्स होते हैं जो बिजनेस चलाते रहेंगे, मालिक का बेटा चलाएगा, कोई ना कोई तो बिजनेस चलाएगा। तो बिजनेस को मालिक से अलग रखा जाता है, मतलब दो अलग अलग चीज़ों की, बिजनेस की एक अलग अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग एंटिटी है, वो लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है, वो पैसा जो मालिक से बिजनेस ने लोन लिया है, इनिशियल फंडिंग या जो भी इक्विटी के फॉर्म में लोन लिया है, क्या करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। बिजनेस तो जो मालिक अपना पैसा जब बिजनेस में लगाता है तो उसे भी हम बिजनेस की लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि बिजनेस को दिया है उसने और बिजनेस को कर्जा दिया है, उसके बदले वो रिटर्न लेता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी को भी लायबिलिटी की तरह इसीलिए ट्रीट करते हैं। तो एक हो गया शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल हो गई, और दूसरा रिटेन, इसका फॉर्म हो गया रिटेन, इसका रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट, सपोज पिछले साल का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे देने के बाद नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट में से पैसा जो है वो चला जाता है रिटेन अर्निंग में। क्यों, क्योंकि दिस इज यूज फॉर फर्दर डूइंग द बिजनेस। बिजनेस से वो फर्दर, मतलब बिजनेस में वो पैसा लग गया, क्यों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए, जो भी हो, लेकिन वो पैसा वापस बिजनेस में आ गया, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। और ये लायबिलिटीज क्या होती है, क्योंकि वापस ये पैसा बिजनेस को दिया गया है, इस पे इंटरेस्ट या रिटर्न जो भी हो लेता है मालिक, ठीक है। तो ये हो गया हमें हमारा पूरा बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट के क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इससे ज़्यादा अगर बैलेंस शीट आप किसी भी कंपनी की देखें तो आपको यही 5 चीज़ें मिलेंगी, आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट को इस 5 चीज़ों में समराइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें, कोई भी डाउट हो तो एक बार नीचे कमेंट करें, कोई भी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लें। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, कोई भी डेटा आपको चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो अभी हम बात करेंगे, सारी बातें कर लिए कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। और इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस, बैलेंस शीट हमें लिक्विडिटी, बैलेंस शीट से हम लिक्विडिटी, जब हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम बैलेंस शीट से इसकी लिक्विडिटी एनालाइज, कितना पैसा, कितना लिक्विडिटी है, अब सब लिक्विडिटी है बिजनेस में। सपोज बिजनेस आज इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब आज ही दिवालिया हो जाए बिजनेस, अब इसके बाद नहीं चल पाएगा, तो उसके पास उस केस में कितना पैसा है कि वो अपने लायबिलिटीज को बियर कर पाएगा, अपने लेनदारों को दे पाएगा, सबको दे पाएगा। वो चीज़ हम लिक्विडिटी, यानी वो चीज़ हम बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर बिजनेस बंद होना पड़े या बिजनेस पे कोई अचानक से लायबिलिटी आ जाए, कोई अचानक से खर्च आ जाए, तो बिजनेस उसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये चीज़ हम बैलेंस शीट से चेक करते हैं। लेवरेज, लेवरेज क्या होता है, बिजनेस के ऊपर डेट कितनी है, डेट, लेवरेज इज डेट। तो बिजनेस की सारी डेट कहाँ होती है, बैलेंस शीट में ही होती है। बैलेंस शीट में वो मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, उसी में बिजनेस की सारी डेट आ जाती है, ठीक है। बिजनेस की एफिशिएंसी, बिजनेस अपने एसेट्स को कैसे यूज कर रही है, ठीक है। बिजनेस अपने एसेट्स, एफिशिएंसी रेशियोज होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, बिजनेस अपने एसेट्स को कैसे यूज कर रही है। और इसे अगर हम इनकम स्टेटमेंट से कंबाइन कर लें तो हम बैलेंस शीट से इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे हो गए टर्नओवर रेशियोज होते हैं, डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज हो गए, एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गई, इन्वेंट्री साइकिल हो गई, डेटर साइकिल हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अकाउंट्स पेबल साइकिल हो गई, हम कितने दिन में पैसा दे रहे हैं, एक साल में कितनी बार पैसा घूम रहा है, कितनी बार नई इन्वेंट्री आ रही है, पुरानी इन्वेंट्री जा रही है साल में, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, इसको अगर हम फर्दर बैलेंस शीट को यूटिलाइज करें तो हमें यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी पता चलता है, इक्विटी पे कितना रिटर्न मिला, इनकम स्टेटमेंट से अगर हम इसे कंबाइन कर दें, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ROIC, या जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ROCE भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने, आपको पूरी की पूरी, आप बैलेंस शीट के बाद मैंने ये छोटी सी वीडियो बना दी जिसमें आप पूरा बैलेंस शीट समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस शीट का यूज़ क्या है, बैलेंस शीट से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट मतलब क्या होता है। अगर आपको पता हो कि डेट देखना है तो कहाँ कौन सा स्टेटमेंट देखें, बैलेंस शीट देखें, एसेट देखना हो तो कौन सा स्टेटमेंट देखें, बैलेंस शीट देखें, शेयर होल्डर्स कैपिटल देखनी है तो कौन सा स्टेटमेंट देखें, बैलेंस शीट देखें। तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूँगा आपको कॉन्सेप्ट इजी करने के लिए। मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना अकाउंटेंट का काम है आपको, लेकिन समझ आना चाहिए क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट पढ़ते कैसे हैं। तो मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ अपना, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमें कांटेक्ट करें, हमें कमेंट डाउन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पे, या जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक बार ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो खत्म हो जाए फिर हम अलग अलग रेशियोज पाएंगे, कैसे क्या क्या कैलकुलेट करके कैसे कैसे एनालाइज करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।